इस वीडियो में कौशिक राज से हम बात करेंगे कैसे एसएससी की इन्होंने तैयारी करी, क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे इन्होंने मोटिवेशन पाया, क्या कुछ इनका करियर बैकग्राउंड था, तो सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं एक्चुअली बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहाँ एक छोटा सा टाउन है कैलगांव, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी 12th तक की पढ़ाई वहीं से हुई है, बिहार से ही। और फिर मैंने उसके बाद NIT दिल्ली से बीटेक किया है। ओके, तो आपका जो स्कूलिंग था तो दैट वाज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? मतलब थोड़ा मिक्स सा रहा है। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम बोलूँ तो क्लास 8, 9, 10 इंग्लिश मीडियम रहा है, उसके पहले हिंदी मीडियम रहा है। तो आप CBSE बोर्ड से थे? ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड से थे, यस। क्योंकि ये भी एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों का काफ़ी कंसर्न रहता है कि अगर वो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ। तो इसीलिए आपको मैंने ये पूछा कि आप किस बोर्ड से आते हो, क्योंकि बोर्ड भी कई चीज़ों को आपको फ़र्क डालता है आपकी आगे की पढ़ाई पर। एग्जैक्टली। तो आपने पहले इंटरमीडिएट वहाँ से किया, उसके बाद आपने IIT दिल्ली, NIT दिल्ली, तो आपने उसके लिए EEE का क्लियर किया होगा, JEE मेंस। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप JEE NIT दिल्ली से आपने बीटेक किया, किस ब्रांच से? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। तो आपको NIT दिल्ली में थे, तो ऑब्वियस ही बात है NIT दिल्ली काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी NIT है, तो आप आराम से एक किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते थे और एक अच्छा खासा पैकेज आप ले सकते थे। देन SSC की तरफ कैसे? एक्चुअली मेरा मेन एम UPSC है, तो मैंने इसको SSC को एज ए बैकअप चुना था कि एक गवर्नमेंट जॉब होगा, थोड़ा वर्कलोड कम होगा, जो एक परसीव्ड नोशन है। अब है कि नहीं ये तो जाके पता चलेगा, बट जो एक परसीव्ड नोशन है उसके हिसाब से मैंने चूज़ किया था SSC को, और फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और अल्टीमेटली एम UPSC है, इसलिए मैं SSC की तरफ आया। सो लाइक एवरी टॉपर, आप देख सकते हैं इनका भी एम UPSC ही है। तो UPSC आप कब दे रहे हैं? 2020 विल बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट। 2020? हाँ। ओके। सो SSC के बारे में बात करें तो आपने कब से प्रिपरेशन शुरू करी थी? मतलब जो मेरा मेजर चंक ऑफ प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हुआ आफ्टर थर्ड ईयर। यानी कि आप कॉलेज से ही SSC के बारे में आपको पता था? 2017 के अगस्त में मेरा प्री हुआ है, और 2017 और मेरा पास आउट भी, मैं 2017 पास आउट हूँ, मई 2017 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ है। तो मैं कॉलेज के टाइम ही मैंने तैयारी करी है। तैयारी तभी शुरू कर दी थी। तो आपको किसने बताया SSC के बारे में? क्योंकि हमें तो पहले पता ही नहीं लगता, कॉलेज में ही पता लगता है कुछ लोगों से। हाँ, और एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा अलग ही क्रेज़ है, थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। तो फिर मुझे पता था, और जब मैं इसकी तरफ, मेरा कुछ फ्रेंड्स ने भी बताया था, फिर इसके बारे में सर्च किया तो करते हैं थोड़ा, तो आपको पता, तो फिर मुझे पता चला, फिर मैं इसकी तरफ मैं तैयारी में आ गया। ओके, तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे तो कॉलेज में तैयारी आपने ऑलमोस्ट धीरे धीरे शुरू कर दी थी, तो आपने कितना समय लिया ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें? तो जैसे अगर हम बात करें Tier 1 तक, हालांकि वो तो आगे की लंबी कहानी है, लेकिन Tier 1 तक अगर बात करें तो आपने जब से शुरू किया उस समय तक कितना समय था आपके पास? ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल, यानी कि लगभग 1 महीना, 1 साल। थर्ड ईयर के एंड में शुरू किया, और कॉलेज जब खत्म हुआ फिर पेपर हुआ तो 1 ईयर। तो आपको क्या लगता है कि 1 साल का समय एक्सेस भी था आपके पास, या एकदम बिल्कुल परफेक्ट समय है तैयारी के? एक्चुअली मुझे कॉलेज भी मैनेज करना होता था। मुझे 9:30 से 5:30 कॉलेज होता है, तो मेरे पास जो टाइम बचते थे कॉलेज के बाद का ही टाइम बचता था। उसमें भी कभी असाइनमेंट, कभी प्रोजेक्ट, तो मतलब ये एक तरीके से साइड में प्रिपरेशन था। मतलब अगर जो कोई फुल टाइम डिवोट कर रहा है इस पर, तो उसके लिए 7-8 मंथ्स मैं कहूँगा, अगर वो 8 घंटे निकाल पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे मेरे साथ मुझे कॉलेज भी जाना होता था, उधर भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने अपने पास रखा था कि हाँ इस टाइम तक हो जाएगा। तो जब आपने कॉलेज आपका मई 2017 में खत्म हो गया और एग्जाम कंडक्ट हुआ है अगस्त में, तो जून जुलाई अगस्त, यानी कि इन जून जुलाई एटलीस्ट 2 महीने आपने एकदम सिर्फ CGL की प्रिपरेशन की, या UPSC भी कर रहे थे? नहीं, सिर्फ CGL आपने 2 मई के स्टार्टिंग में मेरा कॉलेज खत्म हो गया था। उसके बाद मैं मुखर्जी नगर आ गया था। 3 महीने मैंने प्योरली SSC की प्रिपरेशन किया। अच्छा, तो आप दिल्ली में थे और फिर वहीं से मुखर्जी नगर में आप आ चुके थे। तो ओके, तो यानी कि आप जब तैयारी कर रहे थे, मेनली देखा जाए तो आपका तैयारी कॉलेज समय पे ही हो गया है, और उसके बाद 2 महीना 3 महीना आपको जो एक्स्ट्रा समय मिला उसमें आपने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन किया। ये टाइम यूटिलाइज हुआ मेरे GK पढ़ने में, जो कि मेरे समझ नहीं आता था पहले। GK पढ़ने में, ठीक है। तो अभी एक एक धीरे धीरे सब्जेक्ट्स पर भी हम बात करेंगे कि आपने क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सभी पे बात किया। तो कुल मिला के आपने कॉलेज के समय पे प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर हुआ। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसके पास साल भर का समय है, तो आई थिंक सफिशिएंट है। वो अगर अच्छा खासा टाइम डिवोट करके और अगर टारगेटेड वे में पढ़े तो फिर बिल्कुल
अच्छे से हो सकता है, एक 1 ईयर सफिशिएंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि एसएससी भी कर रहे हैं और फिर बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते हैं, साथ में रेलवे चल रहा है या फिर इंश्योरेंस आ जाता है या फिर पटवारी भी आ जाता है, इससे स्टेट में फिर कोई यूपी कांस्टेबल आ जाता है, तो सारे एग्ज़ाम यानी कि सभी पे फॉर्म भरते हैं और एंड ऑफ द डे शायद उनका कई बार कहीं भी नहीं होता, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा सब में डिफरेंस है सिलेबस में। ठीक है। और फिर थोड़ा टाइमिंग का भी डिफरेंस है, कोई एग्ज़ाम 2 घंटे का है, कोई एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा शायद, जो भी है। तो फिर आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। आप जो भी प्रिपरेशन है, सिर्फ बुक्स पढ़ना या फिर सिलेबस कंप्लीट करना पर्पस नहीं है। पर्पस है कि आपको बुक्स पढ़ के उसमें इतना ट्रेन करना है अपने आप को कि जो अगर 2 घंटे का, अगर सीजल की बात करूँ तो प्री 2 घंटे का, सॉरी 1 घंटे का वो हो गया, पहले 2 घंटे का हो गया, ठीक है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको ट्रेन करना है अपने आप को कि आप उसको कम से कम टाइम, नहीं तो अगर कम से कम 1 घंटे में पूरा उनको सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप सिर्फ स्विच करते हो दूसरे एग्जाम पे, तो हो सकता है कि वो 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे होगा, तो आप अपने आप को ट्रेन कैसे करोगे? किसी एक तरीके से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप एक एग्जाम पे फोकस करो, एक पे फोकस करो और अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, और ये ट्रेनिंग मॉक से आएगा। लेकिन अब ये आता है कि मान लीजिए आपने कहा कि सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करो, तो बच्चे कहते हैं प्लान बी क्या होना चाहिए? आप जैसे आपका तो सीजीएल आपका प्लान बी था, आपका मेन प्लान ए आपका यूपीएससी है, बट आपका बी सीजीएल आपका प्लान बी था, तो जिनका अगर प्लान ए ही सीजीएल है तो वो उनका प्लान बी क्या होना चाहिए? अगर क्या होना ही नहीं चाहिए? अगर आपने पूरा डिसाइड ही कर लिया है कि ये है, क्योंकि मैंने एक्चुअली यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इनहिबिशंस थे मन में कि मतलब होगा नहीं होगा। हाँ, एक रिजर्वेशंस होते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसके तरफ आया। नहीं तो अगर आपने सोच ही लिया कि सीजल ही करना है, तो मैं मानता हूँ कि ये हो जाएगा। अगर आप 1 साल डेडिकेटेड तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्लान बी का जरूरत अगर एक बिल्कुल ही एवरेज बच्चा है जिसका शायद ग्रेजुएशन भी 2nd डिवीजन हुआ है या और ख़राब परसेंटेज हो गया, और अगर वो मेहनत करे तो ये बिल्कुल मेहनत करने से तो बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए ज़्यादा, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा नहीं, 1 साल सफिशिएंट होगा, आपको 1 दिन में ज़्यादा समय निकालना पड़े, लेकिन ज़रूर हो जाएगा। नहीं, इस चीज़ से मैं आपके रिलेट करूँगा, क्योंकि मेरा प्लान ए सीजीएल था और प्लान बी नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी होता तो फिर आप सोचते रहते हो सब्स्टिट्यूट के बारे में। ठीक है, तो अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट के बारे में, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन आपका टियर 1 में 250 मार्क्स, टियर 2 में 200 मार्क्स, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या क्या बुक्स थी, कब पढ़ते थे, पूरी बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मतलब अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो जो मैंने कॉलेज के टाइम प्रिपरेशन किया, तो कॉलेज के टाइम मैंने मेनली फोकस किया था मैथ्स और इंग्लिश पे। मैथ्स और इंग्लिश। हालांकि ऐसे लोग कहते हैं कि आप इंजीनियर हो तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी। ट्रू, मतलब मैं मानता हूँ कि बिल्कुल अच्छी होती है, बट जो मैथ्स हम 12th में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अलग होता है ये मैथ्स। ऐसा नहीं है कि आप उधर अच्छे हो तो आपका ये भी अच्छा होगा। हाँ, बेसिक्स क्लियर होता है, ये मैं मानता हूँ, नो डाउट, बट इधर अभी भी आपको बहुत एफर्ट लगाना होता है। तो फिर मैं जब शुरू में करता था मैथ्स, तो एक्स मान के सॉल्व करता था क्वेश्चन, जो बचपन से आदत होती है। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते थे, बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। तो फिर धीरे धीरे आप आदत लगाते हो, फिर आप इस फील्ड में आते हो, फिर आप थोड़ा गाइडेंस लेके इधर उधर से फिर आपको टाइम बचाना होता है। तो फिर मैंने इस पर बहुत एफर्ट लगाया, क्योंकि शुरू में जब मैं मॉक देता था तो मुझे पता था कि मैं क्वेश्चन आते हैं, मुझे कर लूँगा, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था कि मैं उनको अटेम्प्ट कर पाऊँ। अगर मैं प्री के मॉक्स लगा रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन छूट जाते हैं। मतलब मुझे पता है कि मैथ्स ये वाला हो जाएगा मेरे से क्वेश्चन, बट नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब मैं शुरू से स्पीड नहीं है मेरी, या फिर मैं लेंथी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम नहीं बच पाता। तो मतलब ये चीज़ है कि अगर आपको इतना समय लगा, जबकि आप NIT दिल्ली से थे और मैथ्स बैकग्राउंड था और मैथ्स अच्छा भी था, तो अगर आपको इतना समय लगता है इस चीज़ को करने में, तो अगर एक एवरेज बच्चा है, और शायद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। मेरा मानना है सबको लगेगा, क्योंकि आप उसमें यूज्ड टू नहीं है ना। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर इजी हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कम टाइम में कर लेता था, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी। तो मैंने उसके लिए ये कर दिया कि अगर मैं बुक से भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो जैसे कि अगर कोई बुक सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर अगर बुक सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई चैप्टर उठाया, तो पहले फर्स्ट टाइम तो मैं उसको आराम से धीरे धीरे करके एक बार सॉल्व किया, समझ के कि कैसे करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज कर रहा हूँ, मैं टाइमर लगाना शुरू कर देता था कि मतलब, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मेरे प्री में क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो ये यहाँ से मैं एक और भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट देना पहले शुरू कर दो, मतलब तैयारी शुरू करो, क्योंकि आप मतलब ये सिलेबस ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होता है, तो आप मॉक टेस्ट शुरू कर दो। आपको पता चल जाएगा कि जैसे मुझे पता चल गया कि मेरे से मैथ्स टाइम में नहीं हो रहा, तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर रहा था तो टाइमर लगा के शुरू कर दिया था।
अगर अरिथमेटिक का चैप्टर है जो कि थोड़ा इजी माना जाता है तो 30 मिनट्स 35 मिनट्स 50 क्वेश्चन के लिए। और अगर मेंसुरेशन है या फिर ज्योमेट्री है जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो पहले बात करते थे बुक्स आपकी कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? मैंने सबसे पहले शुरू किया था किरण से, क्योंकि वही पता था। किरण और कौन सी किताब की? किरण प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर मैंने इसको एक बार सॉल्व किया, फिर एक बार इसको टाइमर लगा के सॉल्व किया, फिर एक राकेश यादव की बुक आती है 7300, उसको सॉल्व किया, और इसको बहुत बार किया। मतलब कितनी बार किया होगा टोटल आपने इस किताब को? टोटल मैंने मतलब टाइमर लगा के करूँ तो ऐसे टाइमर लगा के बताऊँ तो मैं 2-3 बार तो किया होगा टाइमर लगा के, और उसके बाद मैं टिक कर देता था क्वेश्चंस। फिर मुझे एग्जाम के टाइम या फिर पूरा मन नहीं करा सॉल्व करने का, क्योंकि एक ही बुक कितना बार सॉल्व करना है, तो फिर मैं सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करता था जो मैंने टिक लगा रखे कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है, या फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन में अटक जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कि मतलब मैं भी यही कहता हूँ कि आप किरण लगाओ और राकेश यादव लगाओ, लेकिन अब बच्चों का सवाल आता है किरण और राकेश यादव में से कौन सी, क्योंकि दोनों एक सेम पैटर्न पे किताबें हैं। हाँ। कुछ खास फर्क नहीं है, तो इनमें से कौन सी चूज करें? इनमें से मतलब अगर कोई बिगिनर है जो बिल्कुल स्टार्ट करा प्रिपरेशन, तो मैं बोलूँगा किरण के साथ जाओ। क्योंकि होता क्या कि जैसे एक क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टाइप ए में अगर 20 क्वेश्चन है तो मोर और लेस सब सेम क्वेश्चन है। हाँ। तो सब लोग कहते हैं कि एक तरह के क्वेश्चन करो तो टाइम वेस्ट होता है। मैं मानता हूँ कि शुरू में वो करना जरूरी है, क्योंकि मतलब आपके दिमाग में सेट सा हो जाता है कि अगर आप एक ही तरह के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगातार कर रहे हो, हाँ वो डेटा चेंज करके या थोड़ा बहुत करके ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन होता है। अगर आप वो करते हो तो आपके मतलब आप समझ जाते हो कि अच्छा इसको ऐसे अप्रोच करना है, मतलब दिमाग में सेट सा हो जाता है। तो फिर बिगिनर के लिए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप किरण से स्टार्ट करो, लेकिन जब किरण एक बार हो जाए 1-2 बार फिर आओ राकेश यादव पे, क्योंकि उसमें रैंडम क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के, और उसमें टाइमर लगा के सॉल्व करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। किरण में टाइमर लगाना थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन है, आप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें सपोज एक चैप्टर अरिथमेटिक का कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस है तो 1 से लेके 400 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन जो भी होंगे, तो आप टाइमर लगाना ईजी हो जाता है। 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करो 1 से लेके 50 तक, 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, फिर नेक्स्ट सेट 51 से 100 तक, फिर 30 मिनट का टाइम लगा दिया। ऐसे करके आपने मतलब कुल मिला के 4 या 5 बार दोनों किताबें मिला के कर लिया होगा? हाँ, मतलब कि हाँ 1-2 बार किरण और 1-2 बार ये। और इसके अलावा कोई किताब? इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने अलग से भी करा था, जैसे कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस की बात करते हैं, पूरा एडवांस मैथमेटिक्स आपने किस बुक से किया? एक बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ, अभिनय शर्मा की बुक, उससे मैंने करा था। उसमें से मैंने 2 टॉपिक्स करे थे मेनली, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। आपने एडवांस को अलग से क्यों किया? अलग से क्यों करा कि मतलब एडवांस इसलिए करा कि मुझे लगा कि थोड़ा, और इसमें मैंने बुक्स देखा, किसी के दोस्त के पास देखा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि वो कर लो, क्योंकि बाकी और चैप्टर्स इसके बाकी बुक्स की तरह ही हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री ये दोनों चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे मतलब अगर किसी का एडवांस मैथमेटिक्स बहुत वीक है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको मतलब सबसे पहले है कि आपका बेस अच्छा करना है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगा, किसी का भी बेसिक पता नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप किसी के पास पढ़ने जाते हो या फिर किसी बुक से पढ़ते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा सोर्सेस हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बेस अपना अच्छा करना पड़ेगा। फिर उस पर रिगरस प्रैक्टिस से स्पीड और ये डेवलप करना है। तो जैसे अभी CGL 2018 का पेपर हुआ, आपने शायद देखा हो, तो उसमें TCS के आने से मतलब ये बहुत चल रहा है कि TCS ने बदलाव कर दिया, TCS ने ऐसा कर दिया। आपको क्या लगता है TCS ने कितने बदलाव किए? एक्चुअली अभी जो मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा रूममेट वो भी CGL दे रहा है, उसने 18 दिया, तो मैंने पेपर को देखा है। तो फिर मैंने देखा ये पेपर, आप अगर किसी ने भी पेपर देखा है तो कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है। कोई मेजर चेंज नहीं, पेपर अभी भी वैसा आ रहा है। मैं मानता हूँ 2017 थोड़ा एक्सेप्शन था, अगर आप देखें मेंस देखें तो 17 एक्सेप्शन था, बट अभी फिर से वैसे ही पेपर आ रहा है। हाँ, ये फैक्ट है कि इस बार थोड़ा पेपर कैलकुलेटिव हो गया। पेपर 2018 का जो मेंस का पेपर था वो कैलकुलेटिव था, लेकिन आप क्वेश्चन देखो, पैटर्न देखो, सेम है। अगर बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, हमेशा इधर उधर पूछना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं कि अब तो नया वेंडर आ गया, क्वेश्चन पेपर चेंज हो गया, तो फिर वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इन सब में कुछ ज़्यादा नहीं रखा। आप बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बेस सही करो, और आप कोई भी वेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेशन, क्योंकि जब अभी आ रहा है कि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, तो सभी ने मान लिया है कि बहुत कैलकुलेटिव पेपर आने वाला है, तो कैलकुलेशन अगर बच्चों को स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए क्या करें? मैं कैलकुलेशन के लिए तो जनरली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले तो टेबल, जैसे कि 20 तक याद कर लो। मुझे 12 तक तो सही से याद होता था, 13 के बाद मैं भी भूल जाता था।
तो आप 20 तक तो याद कर ही लो, उसके बाद फिर स्क्वायर 41 तक, क्यूब 21 तक और क्यूब 21 तक। और मैं ऐसे करता था कि मैंने एक सीट बना रखी थी A4 सीट, उसमें 13 से लेके 20 तक टेबल लिख दिया था। वो भी उनको मार्क कर दिया था जो मैं भूलता था, जैसे कि 13 क्रॉस 5 तक, यहाँ तक तो सबको याद होता है, उसके बाद 5 के बाद आप भूलते हो, तो 17 18 19 जनरली भूलते हैं। तो इन सबको मैंने मार्क कर दिया जो मैं ज़्यादा भूलता हूँ, उनको एक A4 सीट में ये लिख दिया था, स्क्वायर लिख दिया था, क्यूब लिख दिया था, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं वो लिख दिया था, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया था, प्राइम नंबर्स लिख दिया था क्या है, उनका सम क्या है, एवरेज क्या है, ये सब मैंने फैक्ट्स कलेक्ट करके A4 शीट में लिख दिया था। और 15-20 मिनट मैं डेली देता था, इसको रिवाइज करता था। फिर मैं करता था मल्टीप्लिकेशन करता था। मल्टीप्लिकेशन कैसे करता था कि 2 नंबर्स लिख दिए कॉपी पे और उसको मल्टीप्लाई करके देखा। मन में मल्टीप्लिकेशन करना है आपको थोड़ा मेंटल मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, तो आपका स्पीड भी आएगा और एक्यूरेसी भी। मतलब जो बेसिक सिली मिस्टेक्स हो जाता है ना, मेरे साथ भी पहले बहुत होता था कि पेपर्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में कुछ बिल्कुल बेकार सा सिली मिस्टेक कर दो और पूरा आंसर गलत आ गया, और वो ऑप्शन मिल भी जाता है। अगर आप गलत कर दोगे तो वो ऑप्शन मिल भी जाता है आपको, एग्जामिनर ऐसा लगता है कि आपको मिल भी जाता है। तो ये सब फिर आप रिग्रेट करते हो जब आप देखते हो कि अरे ये तो मतलब मैंने लास्ट में सिली मिस्टेक कर दिया। तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही आंसर आया, बट सही आंसर होता नहीं है। तो आपको ये वर्बल कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप मतलब ऐसे मारो, कुछ भी नंबर ले लो, 24 64 कुछ भी, 2 नंबर का लिख लिया कॉपी में। 15 मिनट अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे 8-10 एक साथ लिख लेता था और उसको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे रिजल्ट लिखने की कोशिश करता था। बस आप 15-20 मिनट इस पर डेली इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट मी 1 महीने में फ़र्क दिखने लग जाएगा आपको। आप सिली मिस्टेक्स कम करोगे और फिर सिली मिस्टेक काफ़ी कम हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी सही हो जाएगा। आजकल एक ये भी बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम टफ क्वेश्चंस करने हैं। लोग किरण छोड़ रहे हैं कि किरण नहीं करनी क्योंकि प्रीवियस ईयर तो अब आ नहीं रहा। ऐसा लोगों ने माइंडसेट बना रखा है कि प्रीवियस ईयर आ नहीं रहा और टफ क्वेश्चन आ रहा है। तो वो टफ क्वेश्चंस एक्चुअली में करना है या फिर इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिंग? एक्चुअली आप देखो तो ये टफ क्वेश्चन का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2017 के मेंस के बाद हुआ है, ठीक है। चलो अगर 18 तक लोगों ने किया तो मुझे समझ में आता है, उनको डर लगा कि 17 मुश्किल आया तो 18 मुश्किल, लेकिन आप 18 का पेपर देखो ना, टफ क्वेश्चंस है कहाँ, उन्होंने कैलकुलेटिव किया है। क्वेश्चंस वही है, सिंपल क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा डाल के उसको मुश्किल किया, लेकिन क्वेश्चंस न्यू नहीं है, कुछ छोड़ के कुछ होंगे नो डाउट, बट तो इसलिए टफ क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा मत भागो यार। बेसिक बुक्स को बहुत बार करो, इस पर इतनी पकड़ बनाओ कि आप क्वेश्चन देखते ही, मतलब जो आपने ईजी क्वेश्चन देखा, ईजी क्वेश्चन जो आप बार बार देखते हो 30 सेकंड 35 सेकंड में सॉल्व हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा था कि पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है तो, मतलब कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन करो। और अगर जो क्वेश्चन, मैं उन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा कि जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, उसमें मुझे भी टाइम लगेगा। मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि जो इजी होते हैं, जो आप हर दिन मॉक टेस्ट में या बुक में आपको दिख जाते हैं, उनमें इतना आपको पकड़ होना चाहिए कि आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व कर दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो टफ क्वेश्चन या जो लेंदी आ भी रहा है वो है क्या, वो 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सचर है। अगर आप एक क्वेश्चन 15 सेकंड में कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन आप 45 सेकंड में बहुत आराम से कर लो। एग्जैक्टली, मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप जब मेंस के मॉक लगा रहे हो, मैं जनरली मेंस की बात करता हूँ क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता टियर 1 की अलग हो रही है, ज्यादातर मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप मेंस के मॉक लगा रहे हो तो इजी क्वेश्चन पे टाइम बचाना है। टाइम बचाना है, कैसे बचेगा, जब क्योंकि इजी क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ वो यही क्वेश्चन होते हैं जो आप रोज देखते हो वैसे ही आते हैं पेपर, तो वो उन क्वेश्चंस को आपको 35 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व करना है। फिर आप और जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ना और जो कैलकुलेटिव होंगे उसमें तो टाइम लगना ही है, चाहे कोई भी पेपर सॉल्व करे, तो आप यहाँ से टाइम बचाओगे, वहाँ इन्वेस्ट करो। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैंने किरण 2 बार कर लिया है, कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि किरण मैंने 3 बार कर लिया है, राकेश यादव 4 बार कर लिया है, अब मैं क्या करूँ, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कह रहे हो कि 3 बार 2 बार जो भी कर लिया आपने और फिर भी आपके स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप मॉक लगाओ। आप जब एक मॉक लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक के मेरे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप 5-6 मॉक लगा दोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं। आप उस पर स्पेशल अटेंशन दो, उसको फिर से बेसिक बुक्स पे जाओ या आपके पास कोई नोट्स है तो उस पे जाओ और उसका बेस अच्छा करो कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों अटक रहा है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स रुक रहे हैं तो वही तो रोक रहे हैं ना मार्क्स। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि उसकी मदद लेके एनालाइज करो, जो गलती है पॉइंट आउट करो, उसको खत्म करो। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो मैथ्स में मतलब कुल मिला के आपकी ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ ये है कि किरण जैसे अभी 9500 प्लस करके आ गई है, तो 9500 सवाल हैं, तो बच्चे को जब का रिकमेंड करो तो कहता है 9500 क्वेश्चंस
तो इतना करना जरूरी है, सारे सवाल करने हैं और हर बार सारे सवाल करने हैं, या पहली बार सारे करने हैं अगली बार छोड़ देने हैं कुछ कुछ? नहीं, मैं जिस टाइम करता था उस टाइम थोड़े कम थे, तो अच्छा, शायद हाँ, मेरे लिए तब इजी था। 5500 आती थी, या हाँ, जब या मैंने किया था 70 6500 आती 78 थी, या ऐसे कुछ 70 था। के आसपास था। तो नहीं, तब इतने ज़्यादा सवाल है तो मत करो। तो यही हुआ होगा ना कि एक टाइप के अंदर अगर पहले 10 क्वेश्चन थे तो अब उन्होंने सेम टाइप के 20 कर दिए होंगे, तो ठीक है आप इनमें से 10 ही करो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से समय है तो बुराई क्या है? बिल्कुल, आपको दोबारा बिल्कुल भी करना है। दिक्कत नहीं, अगर आपके पास टाइम है ना, अगर जिसने अर्ली एडवांटेज लिया है हाँ, स्टार्ट करके, तो हाँ। मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कि पूरे एक बार तो पूरा कर लो। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, और दोबारा भी अगर समय है तो करो दोबारा। हाँ, कोई लेकिन ऐसे जब आप नहीं सॉल्व होगा। कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप क्वेश्चन को टिक करते जाओ। हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज आपके पास दोबारा टाइम नहीं बचा तो आप कम से कम उन क्वेश्चन को तो हाँ, दोबारा जरूर कर लेना है ये चीज़ है। कि जिसमें आपको सर्कल कुछ कर नया रहा है सीखने आपने। को मिला, या फिर आपको जो लगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल था, या फिर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, लेकिन आपको लगा कि यहाँ पर मैं अटक सकता था अगर मुझे ये नहीं पता होता तो उन क्वेश्चंस को आप टिक, कुछ स्टार बना लें या कुछ भी आप अपने हिसाब से उसको मार्क करके रख लो, क्योंकि आपको दोबारा उस पर आना है और उसको बहुत बार रिवाइज करना है। तो अगर समय है तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल, जितनी बार बिल्कुल। लगा सकते हो लगाओ, कोई लगाओ, नुकसान नहीं करेगा। नुकसान ये नहीं चीज़। है, फायदा है। बिल्कुल फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैथ्स की तो हमने डिटेल बात कर ली। अब नेक्स्ट जो बिग सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका 200 + 50, 200 टीयर 2 में और टीयर 1 में 50 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपके 3 सेक्शन हैं, हमारा वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, जिसमें आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट। हम तीनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी का वेटेज भी करीब टीयर 1 + टीयर 2 हम बना लें तो करीब 60-70 मार्क्स हो जाता है, क्योंकि टीयर 2 में करीब 40-50 रहता है और टीयर 1 में भी करीब 10-15-20 नंबर का रहता है। तो 50-60 मार्क्स का टीयर 1 + 2 होता है। तो वोकैबुलरी को आपने कैसे डील किया और कितना पढ़ते थे, कहाँ कहाँ से सोर्सेस क्या क्या थे, और अगर नई वोकैबुलरी तैयार करनी है तो कहाँ से करें, इन सब चीज़ों के बारे में बात मैं मानता हूँ कि मेरा वोकैब्स का जो एरिया था काफ़ी वाइड था, करें। क्योंकि मैंने इस पर बहुत एफर्ट लगाया था। अच्छा। और अगर आप इंग्लिश सेक्शन देखो ना, तो ऐसे इंग्लिश के बारे में अगर मैं बेसिक से बताऊँ तो मेरे हिसाब से 3 पिलर है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग का, इसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। ये आप जितना ज़्यादा, और इसको डेवलप करने का तरीका रीड करना है आपको, तो ये तो आपको डेवलप करना ही है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, आप रीड करना आपने बोल दिया, तो रीड मैं उस पर करना। पूछ लूँ, तो रीड करना मतलब क्या रीड करना है? रीड करना मतलब कुछ लोग रीड करने का सीधा मतलब समझते हैं कि द हिंदू पढ़ना है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट, वो पॉइंट इज कि रीड करना आपने बोला तो अभी उनका सीधे जाता है कि द हिंदू। मैं शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। एग्जैक्टली, टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ते थे? जब मैं कॉलेज में था, मैंने बताया कि मेरी तैयारी कॉलेज में हुई है, तो अगर मैं कॉलेज में भी था, पीछे फोन में ही अपने यूज करते रहते थे, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खोला। हाँ, तो मतलब हार्ड कॉपी लेना जरूरी है कि ऐप से हो जाता मैं शुरू में तो मैंने फोन से रीड किया, क्लास में पीछे बैठ के अपने कॉलेज। हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल महंगा है, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। हाँ बिल्कुल चल जाएगा। तो मैं ऐसे करता था, और शुरू में तो मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ता था। हालांकि 3 साल मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, वो भी ICSE बोर्ड काफी अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, बट वोकैब्स कुछ खास डेवलप नहीं होता। आप बेसिक वर्ड्स ही आपको पता होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी एक सुपरफिशियल लेवल की होती है, बहुत इन डेप्थ भी नहीं होती है। सो अब बात करते हैं कि आपने जैसे कहा कि रीडिंग, तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है? एक्चुअली जैसे रीडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले लोग द हिंदू समझते हैं, हाँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट करा था, तो मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के टाइम में मेरी मेजर प्रिपरेशन उस टाइम में हुई। तो फिर मैं कॉलेज के क्लास में पीछे बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, ऐप पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप पर पढ़ता था। और अगर जो भी नोटबुक सामने खुली हुई है, मुझे शुरू में ये प्रॉब्लम आती थी कि न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक आर्टिकल पढ़ो तो बहुत सारे वर्ड मिल जाते थे, जो मुझे पता नहीं होता था। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल यही होता है। मतलब एक आर्टिकल पढ़ो तो 15 वर्ड, 17-18 वर्ड इतने मिल जा रहे हैं, जो मुझे पता नहीं। उनको नोट करना है, उनको मैं नोट कर लेता था और वहाँ पे कुछ नहीं करता था। फिर मैं आता था रूम पे मैं टाइम डेडिकेट, मैंने वजह से बताया कि मैंने कॉलेज के टाइम मेनली फोकस किया था मैथ्स और इंग्लिश में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज था। तो फिर उसको फिर मैं एक नोटबुक में लिखता था, मेरे वेबस्टर में सर्च करता था, उसके मीनिंग्स पढ़ता था, और फिर उसके सेंटेंसेस पढ़ता था कैसे यूज़ हुआ है, और वो मेरे एक नोटबुक में वो जमा था। तो ये सारा काम आपका कॉलेज के क्लास में ही हो जाता था? नहीं, कॉलेज के टाइम बस मेरा काम था कि वर्ड्स को कॉपी के पीछे लिख लो। अच्छा, एक बार मैंने डिक्शनरी में सर्च कर लो, क्या आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद और ये कॉपी में लिख के उसको, मतलब एक अलग से कॉपी में लिख के अपने नोट्स, मतलब सेंटेंसेस पढ़ना और फिर वो मीनिंग लिखना, ये सब घर पे आके करता। तो न्यूज़पेपर का एक मतलब ये भी निकालते हैं कि एडिटोरियल ही पढ़ना है, तो एडिटोरियल पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिल्म वाला पेज पढ़ लो। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप जो आपको एंटरटेनिंग लगे। हाँ, ये लेकिन ये शुरू के लिए, फिर बाद में आपको अपना एडिटोरियल की तरफ जाना है, बट
स्टार्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि शुरू में मजा कहाँ आता है ऐसा ना हो कि 2 दिन पढ़ा और 2 दिन पढ़ा, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बैकग्राउंड होता है उस स्टोरी का जो आपको नहीं पता होता है, और आपको लगता है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन रीज़न उसका मेन समझ में नहीं आने का है कि उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको पता नहीं है। उसने कुछ मुद्दा को डिस्कस किया है जिसका कोई बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता नहीं है, और आप सीधा वो पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं कि आपकी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि वो आपको बैकग्राउंड नहीं पता इसलिए। और खास करके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एडिटोरियल होते हैं वो तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि मत पढ़ो, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है तो। इसलिए मतलब स्टार्टिंग फेज में आप कुछ भी पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, स्पोर्ट्स पेज पढ़ लो, उसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड मिल जाते हैं। तो शुरू में तो आपको हर जगह ही वर्ड मिलेगा या जो आपके काम के लायक होगा, और फिर बाद में आप धीरे धीरे इसको एडिटोरियल की तरफ जा सकते हो, लेकिन लेटर स्टेज में। तो सारा वोकैबुलरी आपका न्यूज़पेपर से स्टार्ट हुआ या आपने बुक्स वगैरह से भी रटा? नहीं, न्यूज़पेपर से सारा नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर और कुछ यूट्यूब वीडियोज़ से मैंने देखे थे। करीब 2000 के आसपास वर्ड मैंने कलेक्ट कर लिए थे। न्यूज़पेपर से मैंने काफ़ी वर्ड कलेक्ट किया था। तो न्यूज़पेपर से वर्ड ऐसे कलेक्ट होते थे कि अगर मैं एक वर्ड लिख के गया कॉपी में, एक वर्ड को मैंने मेरे वेबसाइट में सर्च किया तो उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स होते थे। सिनोनिम्स बहुत होते हैं। उसमें भी मैं सबको खोल खोल के देखता था और फिर करके देखता था कि वर्ड्स मतलब क्या है। लेकिन इसमें तो बहुत समय चला जाएगा। समय चला जाता था। तो शुरू में मैं बताया तो कॉलेज के टाइम जो भी मुझे टाइम, अगर मैं कॉलेज के बाद भी कॉलेज में मैंने सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन की मेनली, तो मैं टाइम देता था। वो 15 वर्ड को मुझे कॉपी में नोट डाउन करने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि मैं इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था टाइम। मतलब एक वर्ड को सर्च किया, उसके सिनोनिम्स में भी कुछ अच्छे वर्ड मिल गए, उसको भी नोट डाउन कर दिया। ऐसे वर्ड से वर्ड बनते जाते थे। बुक से नहीं आपने रटी? नहीं, 2000 वर्ड ऐसे बने ना। फिर बुक्स पे भी आया, लेकिन जब बुक्स पे गया तो मेरा काम काफ़ी आसान हो चुका था। यहाँ से मैंने काफ़ी सारा वर्ड कर लिया था। फिर बुक्स पे गया तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। तो फिर मैंने अगर बुक्स के बारे में बताऊँ तो नीतू सिंह बुक वॉल्यूम 1 एक बुक है, उसके पीछे बहुत सारे वोकैब्स हैं, वो कर लेना है। और फिर एसपी बख्शी में बहुत सारा वोकैब्स है, वो करना है बस। और ये वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल वेज मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने फिर थोड़े दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया था। तो बुक नहीं ऐसे ही लगा या नहीं, पता नहीं, मैंने कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने टच उसको नहीं किया। शुरू के कुछ एक्सरसाइज मैंने किए थे, बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो ये तो वोकैबुलरी का हो गया। कुल मिला के न्यूज़पेपर से रीडिंग भी आपका अच्छा हुआ और ये भी हुआ। हाँ। अब ग्रामर पे आ जाते हैं। तो ग्रामर भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। और एक सच्चाई ये भी है कि हम 90% ऑफ द टीचर्स जो भी हैं या ज़्यादातर बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ग्रामर। उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही चल रहा है और वही चल रहा है। तो उसका कितना वेटेज है, कितना उसको समय देना है एक्चुअली में, और कितनी उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस है।